नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। सवा 10 की हिस्ट्री क्लास में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करता हूं मैं संचित जियोस गुरु। क्योंकि हमने सर स्टार्ट करा है मॉडर्न हिस्ट्री की एक सीरीज 1498 से लेकर 1947 तक। कल यानी कि 22 तारीख को उसका हमने करा था इंट्रोडक्शन क्लास, और आज हम कर रहे हैं 23 तारीख से उसका एक डिटेल्ड स्टडी की शुरुआत। और आज हम देखने वाले हैं यूरोपियंस भारत में कैसे आए, कैसे भारत में आकर कहते हैं पुर्तगालियों का आगमन होता है, कैसे डच आते हैं, वो आज हम देखेंगे। भाई क्यों आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं, वो समझने की शुरुआत करेंगे। तो सर जल्दी से पहले सेशन को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जी हाँ, पूरा देखिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ कुछ बातें मैं आपको ऐसी बता दूंगा जो अगर आपने बीच में स्किप कर दिया ना तो फिर सब मजा खत्म हो जाएगा। तो पूरा देखिएगा, ये आपसे गुजारिश है सेशन को। जल्दी से आइए सेशन की शुरुआत करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री 1498 से 1947 का पहला लेक्चर आइए शुरू करते हैं। तो सर एग्जामोपेडिया प्लस वेयर एग्जाम फोबिया एंड्स के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत 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 स्वागत है। जल्दी से देखते हैं सर, यूरोपियंस जब भारत में आए तो टेन्योर क्या था। जो देखिए मेरे साथ, जब भारत में यूरोपियंस का आना शुरू हुआ तो वो टाइम क्या था। वो टाइम था आपका समवेयर अराउंड 1498। 1498 में आपका सर यूरोपियंस भारत में आना शुरुआत कर देते हैं। अब जरा समझो जल्दी से यहाँ पर कि भाई वो समय जब 1498 में यूरोपियंस आ रहे थे तो उसके पहले क्या हो चुका था, सब बिफोर क्या हो चुका था। तो कल से हम बात करते हैं बिफोर की। तो देखिए बिफोर में भारत की अगर बात करोगे तो भारत ऐसा नहीं कि पहले लुटा नहीं था। भाई पहले यहाँ पर हम बात करते हैं अपना पर्शिया यानी कि अपना आज का ईरान है, और यहाँ से आपका सर 3 लोग आके जा चुके हैं। आपका कहते हो मोहम्मद बिन कासिम आके जा चुके हैं लूट कर। अपना कहते हो महमूद गजनवी जा चुके हैं, मोहम्मद गौरी भी जा चुके हैं। तो सर काजिम आए, गजनवी आए, गौरी आए, क्या करने आते थे सर? लूटने आते थे। जब ये लूटने आते थे, लूट के जाते थे, तो लूट का सामान रखते कहाँ थे? अपने कुछ तो अपने देश में रखते थे, कुछ तो खुद कंज्यूम कर लेते थे, और कुछ आगे बढ़ाकर बेच देते थे यूरोप वगैरह में। तो सर वहां पे भी एक सुगबुगाहट थी कि भाई इंडिया समृद्ध कंट्री है, बार बार ईरान के लोग जाते हैं, पर्शिया के लोग जाते हैं, लूट के ले आते हैं, हम भी चलेंगे भाई वहां पर। अच्छा, अलेक्जेंडर पहले ही आ चुका था, सेल्यूकस पहले ही आ चुका था, वो भी यूरोप से ही आते थे, वो भी ग्रीक के लोग थे, तो उनको आइडिया तो था कि भाई कोई कंट्री है। तो करना क्या भाई, निकलना है, ढूंढना है, कैसे कैसे पहुंचना है। तो 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा ने कारनामा करके दिखाया कि भारत की खोज कर डाली। ये भारत तक पहुंचने के पानी के रास्ते की खोज कर डाली वास्को डिगामा ने, तो वो सबसे पहले भारत आ गए। अब जब देखो जल्दी से यहाँ पर अगर बात करोगे अराइवल की, तो सबसे पहले जो भारत आए थे वो करीबन करीबन 1498 में जो आए वो थे अपने पुर्तगाली, दैट इज पोर्टुगीज। फिर अपने जो आते हैं वो है अपने अंग्रेज, दैट इज समवेयर अराउंड यू कैन से 1600 के आसपास। सन 1600 के अराउंड अपना निकल कर आते हैं अंग्रेज, भारत आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी इसको बोलते हो आप लोग। डच अपने आप देखो, डच के हैं, हॉलैंड के, नीदरलैंड के हैं, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। देखो डच समवेयर अपने अराउंड आते हैं सन 1602 में, और उसके बाद फ्रेंच लोग अपने आ जाते हैं सन 1664 में। तो ये तो भैया सबसे आखिरी में आए थे। और उसके बीच में देखो अपने स्पेनिश वगैरह लोग भी आते हैं, पर वो अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर याद रखना है क्या कि क्या नहीं पढ़ना है, तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट है समझना है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो सर इसका सीक्वेंस बनता है PEDF। तो भैया भारत आने का सीक्वेंस है PEDF, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए और फ्रांसीसी आए। अब इसके बाद सर देखते हैं सर स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री का सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले फैक्ट्री लगाते हैं पुर्तगाली लोग, उसके बाद डच आते तो बाद में है 2 साल बाद, पर फैक्ट्री इनकी पहले लगती है। तो सर अब यहाँ पर सीक्वेंस देखो बदल गया, यहाँ सीक्वेंस हो गया PDEF। और हम अभी इसी सीक्वेंस से पढ़ने वाले हैं कि जब डच ने आते आते फैक्ट्री लगा ली और अंग्रेज पीछे रह गए, तो पुर्तगालीन के बाद डच हो गए, डच के बाद अंग्रेज हो गए, अंग्रेज के बाद फ्रेंच के लोग हो गए। ये सीक्वेंस एस्टैब्लिशमेंट का, माय डियर स्टूडेंट्स। और जो सीक्वेंस अभी आपने यहाँ पढ़ा ये है अराइवल का सीक्वेंस। दोनों में अंतर है, पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि इनको इनके क्रम अनुसार लगाइए, किस क्रम क्रम में ये आए थे भारत में, तो PEDF लगाइएगा। तो पेपर में कह दिया जाए कि सर इनको के क्रम अनुसार लगाइए, जैसे उन्होंने भारत में अपना स्टैब्लिशमेंट करा था, अपनी फैक्ट्री लगाई थी, तो लगा दीजिएगा PDEF को। बात समझ में आ रहा है? तो कहाँ पर ई लगेगा पहले, कहाँ पर डी लगेगा पहले, उम्मीद है आपको अब तक बिल्कुल बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलो जल्दी से देखते हैं आगे कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे हो रहा है। जरा देखो, ये आपको मैप एक दिख रहा है यहाँ पर, ये जो आपको मैप दिख रहा है, इस मैप की मदद से थोड़ा समझते हैं कि सब पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ।
तो सबसे पहले जो दुनिया में भारत की खोज करने निकले थे वो पुर्तगाली नहीं थे। तो पुर्तगाली नहीं थे, सबसे पहले कौन निकला? तो भाई सबसे पहले निकलता है 1498 में वास्को डी गामा। नहीं नहीं सर, 1498 से थोड़ा और पीछे चलिए। तो सर 1498 से थोड़ा पीछे चलते हैं और सर चलते हैं जरा 1492 में। 1492 का टाइम अपना था और सर यहाँ पर अपना आ चुके हैं कोलंबस। जी हाँ, कोलंबस। तो 1492 में अपना कोलंबस कहते हैं कि हम भारत की खोज करेंगे और वो आपका मोर्चा लेके निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर कोलंबस कहाँ से आते हैं? सबसे सवाल ये निकल कर आता है। तो आप बोलोगे सर कोलंबस स्पेन से आते हैं, जो कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। कि कोलंबस का जो एक्चुअल घर था वो रोम में था। जब रोम के राजा को उन्होंने बताया कि सर हमको आपका कहते हो ना कि भारत की खोज करने निकलना है, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हंसे। उनकी कहते हैं ना हंसी, उनकी हंसी उड़ाई गई और फिर उन्होंने आपका वहाँ वो एरिया छोड़ दिया, फिर चले गए स्पेन। स्पेन में जब राजा को बताया तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हंसे। पर जो उनकी महारानी थी इसाबेल, उन्होंने कहा नहीं सर इनकी बात में कुछ दम है, और फिर उनके ही कहने पर राजा ने कोलंबस को कहा कि जाओ तुम, आपको जो भी खर्चा होगा उसको हम उठाएंगे और जो तुम वहां से जीतोगे उसको तुमको बांटना पड़ेगा हमारे साथ। तो कोलंबस ने कहा ठीक है, और कोलंबस निकल लिए अपनी शिप को लेकर कहते हैं भारत की तरफ। लेकिन अब क्योंकि वहां पर उस समय इतना अच्छा नेविगेशन सिस्टम था नहीं, कंपास वगैरह भी नए नए डेवलप हुए थे, तो अफ्रीका के पास पहुंचकर वो घबरा गए और उसके आगे वो जा नहीं पाए। अब समुद्र की लहरें उनको कहाँ ले गई? तो ले गई थी बेसिकली उनको, ये जो आपको दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका, ये इसके कहीं आसपास जाकर पहुंच चुके थे। तो क्या इन्होंने अमेरिका की खोज करी है? ये हम आम भाषा में कह देते हैं कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। और अगर आपसे कह दिया जाए कि बताओ अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें सर अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो पड़ा है आपका यहाँ पर अरामिगो। अरामिगो के नाम पर आपका पड़ा है। यहाँ पर इटालियन मर्चेंट है, ये इटालियन मर्चेंट है जिनके नाम पर पड़ा है अमेरिका का नाम। तो कुल मिलाकर कोलंबस कहाँ पहुंचे थे? कोलंबस अमेरिका के पास है, वेस्ट इंडीज है, वहां तक पहुंचे थे। ठीक है, तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी ऐसा कह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमेरिका का जो नाम है वो पड़ा है अरामिगो, इटालियन मर्चेंट के नाम पर। ये बिल्कुल पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, उसको याद कर लीजिए। अब सेकंड चीज क्या निकल कर आती है कि सर कोलंबस ने अमेरिका के लोगों को नाम दे दिया रेड इंडियंस, क्योंकि सर उन्होंने जब देखा, अभी को उनके दिमाग में तो यही था ना कि हम निकले खोज करने हिंदुस्तान की, तो भाई ये भारत के ही लोग होंगे। अब उनको वो लाल मुंह के लोग दिखना शुरू हुए। अब वो तो लाल मुंह के उनको लोग दिखे, अब वो उनसे उनको लगा कि भाई ये तो इंडियंस होंगे, तो उन्होंने नाम उनको दे दिया रेड इंडियंस, जबकि वो थे बेसिकली अमेरिकन। तो याद रखिएगा, अमेरिका के अंदर जो मूल निवासी हैं अमेरिका के, उनको कहा जाता है रेड इंडियंस, क्योंकि ये नाम दिया था वास्को डिगामा, बेसिकली नाम दिया था कोलंबस ने उन्हें। तो भाई कोलंबस की कहानी तो ये हो जाती है, कोलंबस निकले थे खोज करने, आपका इंडिया की पर खोज कर जाते हैं अमेरिका की, तो पहुंचना था चीन, पहुंच के जापान वाली कहानी इनकी संग हो गई। अब करना क्या है? अब सर कुछ सालों बाद, 6 साल बाद, यहाँ से आपका बेसिकली इसी एरिया से पुर्तगालीन से बेसिकली निकलते हैं अपने, कहते हो वास्को डिगामा। वास्को डिगामा बेसिकली अफ्रीका का जो बिल्कुल तटीय स्थल है वहां तक तो बहुत आराम से पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद अब उनको अब पर समझ में नहीं आता कि भाई इसके आगे क्या है, कि कैसे भारत तक पहुंचा जाए, क्योंकि उस समय एक थोड़ी ये भी थी, क्या जिंदगी, क्या आपका धरती फ्लैट है? क्या ये फ्लैट है? क्या इसके आगे कुछ नहीं है? बिकॉज अथाह ही समुद्र है। अब इसके आगे जाए तो जाए कहाँ? तो जब ये यहाँ पर परेशान हो रहे थे, तब इन्हें आपका एक गुजराती मानुस मिलते हैं। और जो गुजराती मानुस है उनका देखो नाम क्या है, उनका नाम निकल कर आता है अब्दुल हनीस। अब्दुल हनीस जो गुजराती थे, ये आपका जाते हैं ट्रेड करने अफ्रीका तक। और इनकी शिप जो होती है, ये 10 गुनी कहते हैं बड़ी शिप थी एज कम्पेयर टू शिप ऑफ द वास्को डिगामा। तो उसके मन में लालच आना शुरू हुआ कि यार इसकी शिप इतनी बड़ी है, भाई ये कहाँ से आता होगा, इसका देश कितना समृद्ध होगा और कितने पैसा वाला होगा, ये अगर उसके देश में पहुंच जाऊं तो कितना सामान मैं लूट सकता हूँ, कितना सामान मैं बेसिकली अपने देश के लिए लेके जा सकता हूँ। तो अब्दुल हानिस की मदद से ये बेसिकली पहुंच गए केरला, यानी यहाँ से इनको रास्ता मिला इंडिया तक जाने का। और यहीं से आपका भारत में कैलीकट पहुंचता है अपना वास्को डिगामा। तो उम्मीद है सर आपको सर यहाँ तक पूरी बात समझ में आई होंगी। तो कैलीकट पहुंचा वास्को डिगामा सर 1498 में, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि 1498 में वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन जो भारत पहुंचे। और कहाँ पहुंचे सर? कैलीकट पे पहुंचते हैं, पोर्ट ऑफ कैलीकट पे। और जिस रास्ते से ये आए तो उसको हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप, उम्मीद भरा रास्ता, क्योंकि सर ये केप टाउन, जब देखते हो ना सर केप टाउन है यहाँ पर साउथ अफ्रीका में, उसको टच करता हुआ आता है। तो केप ऑफ गुड होप कहा गया जिस रास्ते से आपका निकल कर आए थे, कौन?
अपने निकल कर आए थे, कहते वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे 1498 में। अब जरा जल्दी से समझते हैं, जब ये भारत आ गए तो हुआ क्या। जब ये भारत आ गए तो सर इनका स्वागत कराती करते हैं जामोरिन। जब ये भारत आए तो उनका स्वागत करते हैं जामोरिन। ये उस समय वहां के कबीलों के राजा कहे जाते थे। ठीक है, तो जामोरिन इनका स्वागत करते हैं। इनको अभी वहाँ यहाँ पर आकर देखते हैं, उसमें इनको मसाले मिलते हैं। बस क्या आपको पता है सर, केरला मशहूर है चाय के लिए, सब केरला मशहूर है कॉफी के लिए, तो केरला मशहूर है आपका कहते हैं मसालों के लिए। तो सर ये उनमें से बहुत सारी चीजें हैं, वापस अपने देश ले जाते हैं, अपने राजा को बताते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर आगे की स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। लेकिन जब ये आके दोबारा आके कहते हैं कि भाई हमको जामोरिन यहाँ व्यापार करने दे दो, तो जामोरिन मना कर देता है। और अब यहीं पे शुरू होता है बैटल ऑफ कोचिन। याद रखिएगा सर, बैटल ऑफ कोचिन। तो बैटल ऑफ कोचिन हुई थी। बैटल ऑफ कोचिन ये एक सीरीज ऑफ बैटल है जो होती है सन 1504 में। और इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा है कि जामोरिन हार जाते हैं बाद में। शुरुआत में तो जीते थे, लेकिन क्योंकि इसने कहा ना सीरीज ऑफ बैटल है, एक बैटल नहीं है, दो तीन बैटल हैं, मिल जाएगा देखिएगा कम से कम दो बैटल तो वहीं। तो एट द एंड जो निकल कर आया वो ये कि का पुर्तगालियों ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाने के लिए जामोरिन को हरा दिया, और कुल मिलाकर अब वो यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर पाए। कहाँ पर? तो भारत का जो दक्षिण का हिस्सा है, कहते हैं मालीबार मालाबार कोस्ट वाला। तो कौन वाला हिस्सा, जल्दी से अगर आपको बताऊं मैप में, तो देखो भाई ये वाला जो अपना हिस्सा निकल कर आ रहा है, ये वाला जो अपना हिस्सा जिसको मैं आपको मार्क कर रहा हूँ ब्लैक से, इसको मार्क कर रहा हूँ ब्लैक से, ठीक है। जो आपका हिस्सा है ये ब्लैक वाला, इसको हमने कहा ये केरला गोवा महाराष्ट्र जो हिस्सा है अपना आज का मालाबार कोस्ट, उसको उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। और उनके जो पहले गवर्नर बनते हैं वो कौन थे, तो भाई इनके पहले गवर्नर जाके बन जाते हैं, पहले गवर्नर थे यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जरा नाम याद ध्यान से कर लीजिएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहले गवर्नर बने आपका पुर्तगालियों के। दूसरे गवर्नर आप यहाँ पे जाके बन जाते हैं, वो है अल्फांसो डा एल्बीक्वर्क। अल्फांसो डा एल्बीक्वर्क। और इसी एल्बीक्वर्क ने क्या करा था, सब 1510 में इसी एल्बीक्वर्क ने 1510 के अराउंड भारत में गोवा को जीत लिया बीजापुर के राजा से। तो गोवा को जीत लिया बीजापुर से, तो बीजापुर को हराकर जिन्होंने जो जीता वो जीता गोवा। और साल पूछोगे सर गोवा जब इन्होंने जीता तो किसको हराया, तो देखो यहाँ पे देखो यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह को हराकर, यूसुफ आदिल शाह ये राजा थे उस समय क्या कहते हैं बीजापुर के, इनको हरा कर आपका जीत लिया गोवा। और देखो ये पूरा हिस्सा, यानी गोवा से लेकर केरला तक का पूरा हिस्सा इनके हत्थे चढ़ चुका था, किसके, पुर्तगालिनों के। और अब कहीं ना कहीं इनकी जो कितने इनके संध लगा रहे थे मुगल सल्तनत के अंदर भी। तो जुम्मा जुम्मा भी 1498 में कदम रखा था। 1510 तक आते आते 10 से 12 साल के अंदर पूरा एक मालाबार कोस्ट पर पकड़ बन गई। अब यहाँ से अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो चुका था। जरा देखो यहाँ पे जल्दी से कि 1510 में सेकंड गवर्नर अल्फांसो डी एल्बीक्वर्क ने गोवा को जीत लिया बीजापुर से। ठीक। किंग ऑफ गोवा कौन थे, तो वो थे यूसुफ आदिल शाह। अब ये सब कुछ हो रहा है और करीबन करीबन देखोगे 100 साल तक, 100 साल तक पुर्तगालिनों ने ये जो अपना एरिया है, बिल्कुल कहते हो समवेयर अराउंड साउथ वेस्ट का जो एरिया है, कोस्टल एरिया, इस पे अपना पैठ बना के रखा। और इतने ताकतवर हो गए कि अगर मुगल बादशाह के भी शिप देश के बाहर या अंदर आ रहे थे तो उससे भी ये टैक्स ले रहे थे, कर ले रहे थे, मुगल बादशाह को टैक्स दे रहा था। तो ये बड़ी बात है कि सर इनकी इतनी ताकत उन्होंने बना रखी थी कोस्टल एरिया में खास तौर से। अब यहाँ पर ये लोग आगे क्या करेंगे, तो आगे ये कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे अब अंग्रेज करेंगे। तो भाई भारत में कुछ सालों बाद अंग्रेज आ गए सन 1600 में। और सन 1612 में पुर्तगालिनों को उठाकर पटक दिया अंग्रेजों ने। कैसे पटका सर, बैटल ऑफ सॉली होल। बैटल ऑफ सॉली होल में अंग्रेज वर्सेस पुर्तगालिन हुआ था, जिसमें पुर्तगालिनों का हार हो गई। और याद रखो जब भी अंग्रेज भिड़ते थे तो अंग्रेज बहुत कम पिटते थे, पीट के ही आ जाते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने पुर्तगालिनों को पीट दिया और यहाँ पर पुर्तगालिन सिमट के रह गए सिर्फ गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली तक। कहाँ तक सर, तीन जगहों तक, गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली तक। तो कुल मिलाकर 1612 की लड़ाई का जो आउटकम निकला वो क्या निकलता है, तो उसका आउटकम निकली तीन बातें। कुल मिलाकर इनके पास रहे गोवा, गोवा, दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली ये इनके पास बचा। और ये इनके पास रहा 1961 तक। और 1961 यानी कि आज़ादी के भी बाद ये इनके पास तक रहता है। और देखो यहीं पे क्वेश्चन बन गया एसएससी का। क्या बना सर क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत शानदार है कि सबसे पहले आने वाले सबसे बाद में जाने वाले, सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली। सर सबसे बाद में जाने वाले कैसे,
अरे अभी तो बताया यार, अभी तो बताया 1961 में। 1961 तक जो टिके वो कौन थे? वो थे पुर्तगाली, अंग्रेज नहीं थे। अंग्रेज तो चले गए 1947 में, देश देश को छोड़कर। उसके बाद भी टिके रहे सर, वो थे पुर्तगाली। तो गोवा 1961 में आज़ाद हुआ, उसके बाद जाकर बनाया है अपना कैपिटल, बेसिकली बनाया जाकर अपना अपना स्टेट का दर्जा पाता है। तो 1961 तक भारत में टिके, तो कहते हैं सर फर्स्ट टू केम एंड लास्ट टू लीव। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट टू केम एंड लास्ट टू लीव क्वेश्चन आया है एसएससी में। फर्स्ट टू केम, फर्स्ट टू केम एंड लास्ट टू लीव, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, वो कौन थे? वो थे बेटा अपने पुर्तगाली। बात सबको समझ आता है और पूरी समझ में आ गई होगी। तो सर ये थे अपने पुर्तगाली, यहाँ तक ये पहुंच चुके हैं। अगर सर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है तो भैया लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बगल में देखो घंटी लगी होगी आपका सब्सक्राइब वाले ऑप्शन के, उसको प्रेस कर देना। कोई भी वीडियो आपकी अगली आएगी सर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आपको पता है पतंजलि ने कोरोना किट तैयार कर ली है, और उसका मैंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस इस चैनल पे बनाया है। उसका सर आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया, ऊपर आई बटन पे भी दे रखा है। सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका भी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने करा है, अगेन डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन पर भी है। नेशनल पार्क की सर ट्रिक बताई है, एक नहीं दो नहीं चार चार पार्ट्स बनाए हैं उसके, अगेन उसका भी सर लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन पर है। जल्दी से आइए आगे देखते हैं डच के टाइम पर क्या होता है। भाई अगले जो भारत में आ रहे हैं वो कौन है? फिर भाई जो अगले भारत में आ रहे हैं वो है डच। डच भाई डच अपने आते हैं सर 1496 में। अब देखो जरा, देखो इनकी कंपनी का नाम, बेसिकली सबसे पहले देखो वो आदमी कौन है। इट इज लाइक कार्ल, कार्लसेन, कार्लिन नीसा, कार्ल नीसा हॉटमैन। सर ये बड़ा अजीब सा नाम क्यों है सर ये? आपको इतना बेटा याद नहीं करना है, पेपर में कभी भूला भटका अगर आ जाए तो टिक मार ले जाना, बस ये याद कर लो हॉटमैन। हॉटमैन याद कर लोगे, टिक मार ले जाओगे, ठीक है। ये पहला डच यात्री था जो भारत पहुंचा था 1596 में। पर डच की जो बेसिकली डच जो ऑफिशियली भारत आए हैं, वो आए हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हम मानते हैं सन 1602 में। ठीक है, तो ये आपको बस मैंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया था। इन महाराज का नाम याद कर सकते हैं, पेपर में गलती से पूछ ले सकते हैं पेपर में। तो नेम ऑफ द कंपनी क्या था वो याद रखेंगे, वेरेनिगिड, वेरेनिगिड निडगे ओस्ट इंडसे कंपनी, तो मिलाकर सर बीओसी है। तो इतना टफ नेम सर मत याद रखना, डच की कंपनी थी, तो आपके देश का नाम नहीं, आप असली याद रख नहीं पाओगे। पहली फैक्ट्री लगाते हैं मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम सर कहाँ आता है? मसूलीपट्टनम कहते हैं, मछलीपट्टनम कहते हैं सर, दे आर द सेम थिंग। तो देखो आपको समझ में आना चाहिए कि जो साउथ वेस्ट है यहाँ पानी है सर, वैसे ही सर साउथ ईस्ट में भी पानी है। तो यहाँ तो कब्जा कर लिया पुर्तगालियों ने। अब ये कुछ एरिया बचा है ओडिशा वाला, अब यहाँ कब्जा करेंगे, ओडिशा और आंध्रा का जो बॉर्डर है सर यहाँ कब्जा करेंगे, मसूलीपट्टनम के एरिया में कब्जा करेंगे पुर्तगाली का डच। तो डच ने अपनी फैक्ट्री यहाँ लगाना शुरू करी, और यहाँ पर समझिए डच धीमे धीमे बड़े हो रहे हैं। डच धीमे धीमे बड़े होंगे और जो पुर्तगालियों की कमजोरियां हैं उन पे वार करेंगे, और सिर्फ ये भारत में नहीं, ये आपको कहते हैं मसालों का जो आइलैंड है यानी इंडोनेशिया, ये वहां तक अपनी पैठ बना लेंगे। और ये तब तक शासन करते रहेंगे जब तक अंग्रेज इनको आके पीट ना दे। और सर वो साल है 1759, जी हाँ 1759 में बैटल ऑफ बदेड़ा में अंग्रेज वर्सेस डच होता है, जहां पर डच लड़ाई को हार जाते हैं। और इसी के बाद भारत में डचों का जो कहते हैं ना कि जो एक मजबूती है, जो उनका परचम है, वो कम होने लगता है। और डच फिर चले जाते हैं इंडोनेशिया। तो डच रह जाते हैं इंडोनेशिया में जाकर कहते हैं सिमट कर, और भारत में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डच डच का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो जरा समझिए मेरे साथ ध्यान से कि सर भारत में दो लोग आ चुके हैं, एक पुर्तगालीन और एक डच। और सर हमें जरा देखें कि भारत में कब सबसे पहले कौन आए, तो सर पुर्तगालीन आए थे, 1498 में आए। 1498 में आए सर, सन 1612 तक इनकी पिटाई नहीं हुई, और फिर पिटाई होकर सर सॉली होल की लड़ाई में ये हार गए। और ये सिमट के रह गए गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली तक। गोवा में सिमटे, दमन और दीव में सिमटे, और दादर नागर हवेली में जाकर सिमट गए, दादर एंड नागर हवेली में जाकर सिमट गए। सर अगर देखें तो सर फिर एंड में कब तक रहे, तो एंड में रहे 1961 तक। सर यहाँ पे दो गवर्नर हैं, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, और आखिर दूसरे कौन से थे? तो वो थे अपने अल्फांसो डी एल्बीक्वर्क, एल्बीक्वर्क। तो बिल्कुल देखो रट्टा मारते चले जाना है, पढ़ते पढ़ते इतनी बार रिवाइज कर लेंगे कि सभी को रट जाएगा। तो पर्पस सिंपल है, हिस्ट्री को ऐसे पढ़ो कि कहानी लगे, लेकिन कहानी को भी इतनी बार पढ़ो कि रट जाए। और जब रट जाएगी ना मेरे भाई, क्वेश्चन आएगा टिक मार ले जाओगे। और वही तो चाहिए कि तुम्हारे घर में एक नौकरी वाला आदमी चाहिए मेरे को, और वो होगे तुम। सरकारी नौकरी कब मिलेगी? जब हिस्ट्री पढ़ोगे। तो भाई ध्यान से पढ़ते रहो, मैं पूरी हिस्ट्री हटा दूंगा तुम्हें।
ये देखो जल्दी से यहाँ पर पुर्तगालीन आ गए 1498 में 1612 तक टिकेंगे, मतलब टिकेंगे कब पिटेंगे, पिटेंगे के बाद फिर 1961 तक रहेंगे भारत में। सबसे पहले आने वाले सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगालीन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसके बाद कौन थे, देखो उसके बाद निकल कर आए डच। तो डच का सर मोटा माटी जो आगमन है वो है सन 1602 में, और उसके बाद 1759 में ये पिटते हैं बैटल ऑफ बदेड़ा में। ये पिटते हैं बैटल ऑफ बदेड़ा में। तो बडेरा की लड़ाई जब ये हार जाते हैं तो उसके बाद ये चले जाते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और इन दोनों लड़ाइयों में जो हराता है वो है आपका अंग्रेज। यहाँ पर भी हराने वाला अंग्रेज, अच्छा यहाँ पर भी हराने वाला अपना कौन है, अंग्रेज। अब सर अंग्रेज कब आए, भाई देखो अपने अंग्रेज आ जाते हैं सन 1600 में, सन 1600 में आते हैं। अब अंग्रेज कब आए, क्या करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जरा समझते हैं पुर्तगालीन भारत में क्या क्या देखे गए। कि पुर्तगालीन भारत में देखे गए टोबैको, जो आप खाते हो अपना टोमेटो यानी कि अपना टमाटर, अपना खाते हो आप आलू यानी कि आपका कहते हो पोटैटो, तो आप खाते हो अपना अनानास। ठीक है, ये सब कुछ सर पुर्तगालियों की ही देन है। तो ऐसा नहीं सर उन्होंने सब कुछ खराब करा, उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे देश के लिए अच्छी भी करी। तो वो तो व्यापार के करने आते थे, देखते थे कि भारत में सर फूट ज़्यादा है, तो फूट डालो शासन करो की नीति से टिक जाते थे भारत के अंदर। अच्छा पुर्तगालियों की देखो एक गलती और थी कि पुर्तगालियों की लड़की और अंग्रेजों के लड़कों की शादी हुई, तो उन्होंने करा क्या कि लड़की को दहेज में मुंबई दे दिया और अंग्रेजों ने खुले हाथ से ले लिया, लाओ भाई मुंबई दे दो हमको। और अल्टीमेटली अपने दुश्मन को अपने घर के अंदर तक बुला लिया, और हुआ बाद में वही जिसका डर था, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पिछाड़ दिया। तो सर ये सर आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे फॉर दिस लेक्चर पीडीएफ। आपको सर पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, लिंक आपको दिया डिस्क्रिप्शन में, और नाम है एग्जामोपीडिया प्लस। आपको सर आपका डेली अपडेट चाहिए अबाउट क्लासेस के बारे में, तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, एग्जामोपीडिया प्लस का फेसबुक पेज है। और सर ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, दोस्तों में सर शेयर करिएगा। अगली क्लास आएगी कल 10:15 आपका एग्जामोपीडिया प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहां हम बात करेंगे अंग्रेजों के बारे में। और आपका जो अगले हैं दैट इज अपना कहते हैं आपके यहाँ पर फ्रेंच के बारे में, और कैसे अंग्रेजों ने फ्रेंच को पिछाड़ा, और कैसे स्वाली होल बदेड़ा और वांडी वॉश, जी हाँ वांडी वॉश लड़ाई कल हम देखने वाले हैं, कैसे वो लड़ाई भारत में, ये तीन लड़ाइयाँ काल बन गई पुर्तगालियों का, डच का और फ्रेंच का। ये सब कुछ समझाऊंगा मैं कल की क्लास में। तो कल मिलते हैं सर। यहाँ इस सेशन में आने के लिए, इसे शानदार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहो तो मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो, मैं अनअकैडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैं सुबह 7 बजे और 11 बजे अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। ठीक है सर, चलो।